अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ग्राउंड जीरो के साथ मैं हूं शिफा यूसुफ ज़ई। सियासी इख्तिलाफात, बढ़ती दहशतगर्दी और मुआशी चैलेंज में घिरी हुकूमत को रेस्क्यू करने के लिए चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी सामने आ चुके हैं और उनकी हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान अहम कौमी सलामती इशूज़ पर इत्तफाक राय के लिए सालसी करवाने की ऑफर हुकूमत कबूल कर चुकी है, जिसके बाद नून लीगी क़यादत ने PTI और दीगर अपोजिशन जमातों के साथ इंगेज करने का टास्क बिलावल भुट्टो जरदारी को दे दिया है। मुल्क में बढ़ती दहशतगर्दी के तनाजुर में सियासी क़यादत के मुत्तहिद होने और कौमी सलामती से जुड़े अहम फैसलों पर वसी इत्तफाक राय पैदा करने की जरूरत पर जोर दिया जा रहा है, मगर इस मसले पर वफाक और खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान पाए जाने वाले तनाव ने अब बिलावल भुट्टो जरदारी को भी ये कहने पर मजबूर कर दिया है कि अहम कौमी मामलात पर अब सियासी इत्तफाक राय पैदा करना मुश्किल हो गया है। दूसरी जानिब दरियाए सिंध से नहरें निकालने के इशू पर नून लीग और पीपल्स पार्टी के इख्तिलाफ भी बदस्तूर अपनी जगह मौजूद हैं, जबकि ईद के फौरी बाद अपोजिशन इत्तेहाद हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने की प्लानिंग में मसरूफ नजर आ रहा है। हुकूमत भुट्टो जरदारी की सालसी से क्या उम्मीदें हैं, दहशतगर्दी के खिलाफ इकदाम के हवाले से क्या एक सियासी इत्तफाक राय पैदा हो सकता है और ईद के बाद क्या हुकूमत किसी भी मुमकिन तहरीक का सामना करने के लिए तैयार है, इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नून लीग के सीनियर रहनुमा और वफाकी वजीर बराए रेलवे हनीफ अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम अब्बासी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला और सबसे पहले रमजान मुबारक। तो अब देर हो गई कहने को, लेकिन वजारत मुबारक। नहीं, बस दुआ करें कि अल्लाह ताला ये जिम्मेदारी निभाने की तौफीक आपको कामयाब करें आपके इरादों में, और पाकिस्तान रेलवे का एक हम उसको खड़े होते देखें, उसके मंसूबे जो लटके जा रहे हैं उनको आप स्ट्रीमलाइन करें और उनको लेकर आएं। ये हमारी दुआएं और नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। बासी साहब, अच्छा अब यहाँ से आगाज करते हैं कि जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी का एक किरदार बड़ा एक नुमाया होकर सामने आया है और जाहिर है मुल्क में दहशतगर्दी और ये सारे मामलात हैं। नून लीग ने बेसिकली उनकी ऑफर एक्सेप्ट कर ली है हुकूमत ने कि भाई आप सालिसी कराना चाहते हैं हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान, तो आप कराएं। ऐसा क्यों? ये किसने कहा है? ये सुनने में आ रही है मीडिया जराए के मुताबिक। मुझे नहीं पता कि हमारी राना साहब ने कहा है। राना साहब ने कहा होगा, मतलब प्रोग्राम में उन्होंने कंफर्म किया कि हमें कबूल है ये सालसी की ऑफर। वो मतलब लेकिन कोई हुकूमती सतह पे ये फैसला नहीं हुआ, लेकिन अगर राना साहब ने कहा है तो मैं भी इत्तेफाक करता हूँ। वो अगर वो सालिसी करना चाहते हैं तो करें, मैं भी इस बात पे इत्तेफाक करता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि सालिसी ना करें, लेकिन देखें ना, जिन्होंने ये फैसला कर लिया हो कि शिवा जितने मर्जी हमारे आपस के इख्तलाफात हो जाएं, एक घर में अगर हम रहते हैं, एक कुलीग हैं, एक पार्लियामेंट में हैं या पाकिस्तानी है, छोड़े पार्लियामेंट को, जान पहचान भी ना हो, पाकिस्तानी है। जब पाकिस्तान की बारी आएगी तो हम सब इकट्ठे होंगे कि नहीं होंगे? बेशक मेरा इक़्तिदार हो ना हो, मेरे पास पोर्टफोलियो हो ना हो, कि नहीं मैं रेलवे का वजीर बनूंगा तभी पाकिस्तान मुझे याद आएगा, उससे पहले पाकिस्तान याद नहीं आएगा, उसके बाद पाकिस्तान याद नहीं आएगा, उसके बाद पाकिस्तान में नहीं रहना। जिन लोगों ने पाकिस्तान की सालमियत में होने वाले इजलास के अंदर शिरकत ना करके, मैं तो बड़ी कैटेगोरिकली आपके हर प्रोग्राम में, मैंने तमाम जगहों पे और ख़ास तौर पे आपके प्रोग्राम में मैं बात करता हूँ, खुल के बात करता हूँ, और मैं कभी अंडर हैंड या अंडर द कारपेट करना नहीं चाहता किसी बात को, ताकि लोगों को बात समझ आए। जिन्होंने उसमें शिरकत नहीं की और उसमें कैटेगोरिकली शिरकत ना करके उन्होंने दहशतगर्दों को तकवीयत दी, उनके जो एक प्रोग्राम है, उनका जो एजेंडा है, उसको तकवीयत दी, उसको फोकियत दी इस पर के पाकिस्तान की सालमियत के ऊपर। अब मुझे ये बताएं कि फिर भी हम कहते हैं कि अगर वो दोबारा तैयार हैं इजलास में आने के लिए तो हम फिर इजलास बुला लेंगे। वो कहते हैं कि हमें मुशावरत के लिए लीडर से मिलवाएं। सलमान अकरम राजा क्या है? जनरल सेक्रेटरी है, वकील है ना, वो पॉलिटिकल कमेटी का कहते हैं। वकील तो वो अब रहा ही नहीं। वकील तो जितने ये लोग हैं ना, ये जितने लॉयर हैं, इनको बानी पीटी ने फारिग कर दिया है, इनके उनके केसेस के वाले से फारिग। आपको नहीं पता? नहीं, मतलब अब मैं नाम लेता हूँ। अच्छा, लतीफ खोसा, ठीक है, अपना ये जो है सलमान अकरम राजा, एक और को 2-3 हैं इनके, वो जो एक क्या है बैरिस्टर गौहर। अब इनके पास बानी पीटीआई के केसेस नहीं है। नहीं, वो उस दिन तो पेश हुए राजा साहब, जिस दिन अदालत ने कहा है कि नहीं ऑफिशियली पेश नहीं हुए। जो केसेस है ना, केसेस के हवाले से, वो मुलाकात के हवाले से था कि मुलाकात नहीं करी जाए। जो जितने केसेस हैं 2-2 करोड़ रुपए में, पैसे भी बता देता हूँ, नए लॉयर बड़ा पता रखवाया है। हाँ, देखेंगे, पता ना हो ये कैसे मुमकिन है? 2-2 करोड़ रुपए में नए लॉयर हायर किए हैं इनके अलावा। हाँ, नहीं, इनके अलावा नहीं, तो सलमान सफदर देख रहे हैं, इनको केसेस से अलग कर दिया, अपने जो उनके ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं उनसे अलग कर दिया इन्होंने, और अपने लिए कोई और नए वकील, अपने नए लॉयर उन्होंने रख लिए। ठीक है, ये हो गए फेल उनको बाहर निकालने में, और इन्होंने सब ने मिलकर करोड़ों नहीं अरबों रुपए लिए हैं डिफरेंट एरिया से, जहाँ से उन्होंने इकट्ठे, वो उनका अपना मामला है, मैं उसमें क्यों पढ़ूँ ना, मैं क्यों बताऊँ। ठीक है, अरबों रुपए लिए इन्होंने,
अब आ जाए इनके ऊपर कि मुशावरत के लिए हमें खान से मिलवाएं। मुशावरत के लिए भी सलमान अकरम राजा मुलाकात की है अभी 4 दिन पहले, 5 दिन पहले। बहनें डेली मुलाकात करती हैं, डेली से बहनें सियासी तो नहीं है ना, जो बहनों ने उस इजलास में थोड़ी आना था। मेरी बात सुने, वो सारी पॉलिसी आके बाहर बयान करती हैं और कोई ऐसा बंदा नहीं है जो हर हफ्ते के बाद उनसे जाके ना मिलता हो। ये बहाने हैं। अब इशू ये है कि देखिए, आप और मैं यहाँ बैठे हुए हैं बड़े आराम से, मैंने अभी नीचे उतरना है, मैंने 2-3 जगह पे जाना है। क्या आप समझती हैं कि बलूचिस्तान की आग, KPK की आग हमारे यहाँ तक नहीं पहुँच सकती? क्या देखे ना, मैं तो कहता हूँ कि ये जो वहाँ पे दुश्मन ने गैर एलानिया जंग का ऐलान कर दिया है दोनों जगहों के ऊपर, उसमें अगर आप समझते हैं कि पूरे पख्तून जो है उस दुश्मन के साथ है, क्या पूरा बलोच उस दुश्मन के साथ है? क्या जब पंजाब के अंदर किसी जगह ब्लास्ट होता है तो जो फैसिलिटेटर पंजाबी होता है तो क्या पूरा पंजाब उसके साथ हो जाता है? क्या कराची के अंदर जब ब्लास्ट होता है फैसिलिटेटर तो हम ही है ना, फैसिलिटेटर बलोच भी है, पख्तून भी है, पंजाबी भी है, उर्दू स्पीकिंग भी है, सिंधी भी है, सारे हैं। वो कैसे? वो जो उसको फैसिलिटेट करते हैं दहशतगर्द को। लेकिन क्या वो सारे के सारे होते हैं? नहीं। बलोच हो, पख्तून हो, पंजाबी हो, वो सारे पहले पाकिस्तानी हैं और चंद लोग जो अपने लिए ज़ाती मफादात के लिए, जैसे इंटेलेक्चुअल्स हैं। अब मैं कई दफ़ा आपकी पोस्ट देखता हूँ, कई और लोगों की देखता हूँ, वो आपकी पोस्ट नहीं होती, मैंने आपसे कभी नहीं पूछा, लेकिन कई दफ़ा आपके नाम से उन्होंने फेक पोस्ट नहीं दिखाते। बताएं फ्लायर साहब, बताएं ना मुझे, आप बता दें। चले, आप बातों में बात याद आ गई, ये तो मैं रट के नहीं आया था कि आपने ये बात करनी है। हुई है आपकी कई पोस्टें जो मैं पढ़ के अंदाजा लगा लेता हूं कि आपने नहीं की होगी, क्योंकि वो मुल्क दुश्मनी पे मबनी होती इनके अकाउंट से अपलोड है, इनके अकाउंट से होती हैं, वो आपके अकाउंट से भी नहीं होती, लेकिन तस्वीर आपकी होती है, नीचे आपका पूरा नाम लिखा होता है। बासी साहब क्या कह रहे हैं? डरा ही दिया आपने तो। डरा नहीं दिया, मैं हकीकत पे बात कर रहा हूँ। बहुत सारे और एंकर हैं ये नहीं, जिनके बारे में उनका ज़हन है कि ये हो सकता है कि पॉलिटिकल थोड़ी सी रखते हो, उनके साथ हमदर्दी रखते हो, या तो उसको आप सिर्फ आपका नहीं, 5-6 और लोग भी हैं, तो वो उनके नाम से भी फेक पोस्टें आती हैं। मेरा कहने से मुराद सिर्फ आपको ये है कि ये जो आग लगी हुई है बलूचिस्तान के अंदर, मैं कल कोयटे में था, कितनी मैंने वहाँ पे मैंने कहा कि आप बलोच क्या कहते हैं, बलोच जो है आपको पता है कितने फीसद है? मैंने कहा 50% बलोच, यानी इनकी टोटल आबादी 1,40,00,000। पठान भी है उधर भी। मैं वही कर रहा हूँ, 1,40,00,000 में बलोचों की बात कर रहा हूँ। 1,40,00,000 है बलोच, ठीक है जी, या 1,40,00,000 की आबादी है। मैंने कहा 40% सिंध में है, 10% जो है पंजाब में। मुझे बताएं कभी पंजाब में और सिंध में ये आवाज़ आई है? आज पख्तून कितना पंजाब में है, कभी ये आवाज़ सुनी है? दुश्मन चाहता क्या है कि यहाँ पंजाबी को मारा जाए। आज फिर मजदूरों को मारा गया, आपने देखा होगा, सुना भी होगा। अब मारते किसको हैं? गरीब आदमी को मारते हैं। किसके लिए? दुश्मन के लिए मारते हैं। अपना पैसा जो आप लेते हैं, ये जो जाफर एक्सप्रेस के ऊपर हमला हुआ है, आप वो वेपन शिफा देख लें तो आप हैरान हो जाए, लेटेस्ट वेपन थे, ठीक है। उसके अलावा जो उनके पास वॉकी टॉकी नहीं था, सैटेलाइट फोन था जिससे वो अफगानिस्तान में सोफिस्टिकेटेड वेपन नहीं रही है। लेकिन अवासी साहब यही बात तो बिलावल साहब कह रहे हैं कि इस चीज पर, इस इशू पर भी इत्तेफाक राय पैदा करना मुश्किल हो गया। बेसिकली वो एडमिट कर रहे हैं इस चीज को। नहीं, वो उनको मुझे नहीं पता। देखें, इत्तेफाक राय तो मैंने आपको बताया कि एक पार्टी है ना, MQ आपके साथ बैठी थी, बाप पार्टी आपके साथ बैठी थी, काफ लीग आपके साथ बैठी हुई थी, सारे लोग आपके साथ बैठे हुए थे उस इजलास के अंदर, और फैसला यही हुआ उस इजलास का। अगर ये फैसला गलत है तो ये PTI को जाने, PTI जवाब दे अपनी कौम को। आप इंटेलेक्चुअल्स को भी मैं मुखातिब हूँ ना सबको, कि पॉपुलर होना, वायरल होना तो कोई बात नहीं। मेरे घर वाले कई दफ़ा नाराज़ हो जाते हैं कि मैं अगर किसी एक्टर्स का या किसी और का नाम ले लूँ तो वो कहते हैं आपका ये लेवल नहीं, आप बात कोई इस तरह के अपने मुताबिक किया करें ताकि लोगों को अट्रैक्ट करें। मेरा कहने से मुराद ये है कि बिलावल साहब अगर आज भी उनको लाना चाहते हैं, हम अगले हफ्ते इजलास बुला लेंगे। ये मैं ज़ाती तौर पे कह रहा हूँ, ऑफिशियली मैं नहीं स्टेटमेंट दे रहा, ठीक है। लेकिन हमें पता है कि वो लोग किसी सूरत नहीं आएंगे, वो सिर्फ बिलावल साहब के कहने पे भी नहीं आएंगे, किसी के कहने पे नहीं आएंगे, वो जिनके कहने पे चल रहे हैं। देखें, जाफर एक्सप्रेस के ऊपर अक़वाम मुत्तहिदा ने कंडेम्ड किया, अमेरिका ने किया, यूरोपीय यूनियन ने किया, हर दुनिया के हर शख्स ने किया। इंडियन चैनल्स ने जो बातें की वही इनके मीडिया ने की, इनके सोशल मीडिया ने की।
कि 200 ताबूत जी वहां चलेंगे, 200। मैं रेलवे का बीबीसी वजीर की हूं। रिपोर्टेड स्टोरी थी वो, किसकी? बीबीसी की। अच्छा, बीबीसी भी कोई आपकी फूफी का पुत्र तो नहीं नहीं, है, मेरा सॉरी फूफी टू का से। पुत्र नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में रिपोर्टिंग तो कर रहे हैं ना वासी साहब। आपसे मुराद, मैं अल्लाह हाँ। माफ करे, आपने समझ नहीं, लिया, बिल्कुल, वो मैं मैं आपका पाकिस्तान की point बात समझ- करूंगी, पाकिस्तान का फूफी से का उनका पुत्र कोई तो नहीं है ना। ताल्लुक लेकिन पाकिस्तान में ही था उनका नुमाइंदा जो भी वो होगा। गलत किया ना, तो पाकिस्तान में बैठे हुए बहुत सारे लोग, पाकिस्तान से गए हुए हमारे भगोड़े भी तो है ना बाहर बैठे हुए। कुछ लोग तो उनमें से जो जेन्युइनली भागे हुए हैं, अगर हम अरशद शरीफ की बात कर लें तो उस पे यहाँ पे कितने मुकदमे थे और वो उसकी क्यों बात गया? ना कीजिएगा अरशद चमन शरीफ में की। उनका सुने, बहुत अरशद शरीफ की बात इसलिए ना कीजिएगा कि वो अभी जो निकलेगी ना बात, वो फिर वही निकलेगी जिन्होंने यहाँ से भगाया था ना, वही कातिल निकलेंगे। आज मैं आपको बता रहा हूँ, जिन्होंने ये कह के भगाया था वही कातिल निकलेंगे, और वो पकड़े भी हुए हैं। कौन? दोनों लोग पकड़े हुए हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, दोनों लोग पकड़े हुए हैं। तो उनका तो केस ही नहीं ठीक है चल रहा वासी साहब, कब से 2 आ- साल से आ- उसका- आप सारा कुछ चलेगा ना, सारा कुछ चलेगा। और देखिए, कोई चीज छुपी नहीं रहे, खास तौर पे कत्ल नहीं नहीं तो छुपता। किस चीज का इंतजार है फिर? अभी देखिए तो सही ना, अभी कोर्ट मार्शल हुआ है, अभी और बहुत सारी चीजें होनी हैं, ठीक है जी। और अभी तो मतलब ये लोग ऑलरेडी वही नरगे में है जो नरगे में जिनकी आप ऑलरेडी हैं, इशारा कर रहे हैं जिनकी ठीक तरफ। है जी। तो अच्छा, क्या- अब ठीक है, अब ख्वाजा आसिफ साहब ने एक इशारा दिया है, बल्कि उन्होंने ये बात की है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो ईद के बाद दहशतगर्दी के हवाले से मुतहर्रिक होने जा रहे हैं। वो क्या प्लान है, वो तय हो गया है? अच्छा, देखिए, पहली बात तो ये है कि मुझे ख्वाजा आसिफ बलूचिस्तान में साहब, बातचीत करेंगे मुझे ख्वाजा आसिफ साहब की बात का वैसे भी जवाब नहीं देना, इसलिए कि मुझे नहीं पता, मैं तो प्राइम मिनिस्टर की तर्जमानी कर सकता हूँ और नवाज शरीफ साहब की कोई तर्जमानी नाराजगी है नहीं, ख्वाजा नाराजगी साहब? नहीं है। मतलब अच्छा। मैं मकसद ये है कि नवाज शरीफ साहब अगर बात करें, अगर शहबाज साहब बात करें या मरियम बीबी बात करें, तो लीडरशिप के मैं जवाब दे सकता हूँ। वो सही है, वो आपकी बात सही है, वो चूंकि डिफेंस मिनिस्टर है इसलिए मुझे जहाँ मैंने तक सुना तो इसलिए ताल्लुक है कि ये कहना कि मियाँ नवाज शरीफ ईद के बाद मुतहर्रिक होंगे, मियाँ नवाज शरीफ साहब मुतहर्रिक हैं, ये आप जहन में रखें। देखिए ना, मरियम नवाज साहबा का जो पंजाब में इस वक्त कंपैरिजन अगर आप पूरे सूबों से करें, कोई कंपैरिजन नहीं। दहशतगर्दी के हवाले से मैं पूछ रही देखिए हूँ ना, हाँ, नवाज शरीफ CTD साहब बलूचिस्तान में कुछ मामला तय करने के हवाले से मुतहर्रिक। सीटीडी देखे ना पंजाब की, मैं फिर आता हूँ उस इशू जो आपने एक स्पेसिफिक क्वेश्चन किया, उस पर भी आता हूँ। सीटीडी पंजाब जो है वो सिंध से बेहतर है, बलूचिस्तान से बेहतर है। वो केपीके की तो सीटीडी का नाम ही आप ना लेना, ठीक है। उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर की सर, सूरत उनके केपी बेहतर वालों के आप लोगों ने पैसे भी देने हैं, लॉ एंड ऑर्डर वाजिबात है आप लोगों की तरफ। अच्छा, वो अपना अरबों पे घर ले जाने के लिए हैं, सीटीडी को स्ट्रेंथन 800 करने के अरब। लिए पैसे नहीं है, स्ट्रेंथन करने के लिए पैसे नहीं है। अच्छा, बहरहाल सही है, ठीक है। केपीके हो, पंजाब हो, बलूचिस्तान हो, इसका एक एक शख्स, इसका एक एक चप्पा ज़मीन का, वो हमारे लिए मोहतरम है। मियाँ साहब की जो सूरत हाल है, मियाँ साहब बिल्कुल हुकूमत की पुश्त पे खड़े हैं और हर चीज़ वो उसमें अपना किरदार अदा कर रहे हैं, जो भी पाकिस्तान की सालमियत के लिए एक्टिव होना ना होना, वो उनके फैसले जो हैं वो खुद करते हैं, हम उनके फैसलों के ताबे हैं। ठीक है। अच्छा, अब अवासी साहब, चूंकि आप अपने लीडर की बात कर रहे थे, लीडर एक और की तरफ भी हम आएंगे, लेकिन एक वक्फे की तरफ मेरा ख्याल है मुझे जाना है। लेते हैं नाजरीन, यहाँ पर वक्फे के बाद हनीफ अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। वफाकी वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब्बासी साहब, अब चूंकि आप ब्रेक पे हम जब जा रहे थे तो मियां नवाज शरीफ साहब की बात हो रही थी, आप उनके वर्कर, आप उनके शदाई और वो आपके लीडर। अब इसी तरह एक और जमात है जिसका लीडर जेल में है, उनसे मुशावरत कराएं। सर, आप लोगों की जिम्मेदारी है और आप लोगों के हाथ में है सामान सारा, उनकी मुशावरत कराएं, इजलास बुलाएं और जवाब दें उनको जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अच्छा, पहली बात तो ये है कि मुलाकात भी उनकी, मैंने पहले आपको बताया कि मुलाकातें हो रही हैं। वो कहते हैं कि और उनका, मैं आपको बता दूं, वो कहते हैं कि भाई जो जिसका नाम हमारे पास आता है या वो जिससे मुशावरत करना चाह रहे हैं या जो उनके पास जाना चाहता है उसको रोक लेते हैं, बाकी ये नत्थु खैरे को कहते हैं चल तू जा। नहीं, देखे ना, जो उनके ट्विटर अकाउंट से चीज़ें आ रही हैं, आप खुद अंदाज़ा लगा लें शिफा, कि कभी शिफा सलार को किस नाम से पुकारा जाता है, तो इस वजह से मुलाकातें बंद हैं? नहीं 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 नहीं, मैं आप मुलाकात करवा देना, जिससे कहते हैं मुलाकात करवा दें, नतीजा बता रहा हूँ आपको, नतीजा जहनियत का है, तो उन पे डालें ना सोच सर, का है, ओनस, फिक्र का है, ओनस उन पे ओनस डालें। डल गया उन पे। मैं आपको नेक्स्ट प्रोग्राम में, आप कर ले, नेक्स्ट वीक फिर आ जाऊंगा आपके पास, मैं सारा रिकॉर्ड ले आऊंगा कि पिछले 2 हफ्तों में किस किसने मुलाकात की। अब मैं यहाँ बैठ के ऐसे ही ऊपर हवा में तीर चलाता रहूं तो मैं नहीं, तो मैं आपको बता रहा हूँ नीयत नहीं है। जब पाकिस्तान खुदा ना खास्ता दुश्मन ने गैर एलानिया जंग का ऐलान कर दिया है, 8 कौंसल खाने हिंदुस्तान के आपके बॉर्डर के साथ, 8 कौंसल खाने क्या कर रहे हैं? देखें ना, जाफर एक्सप्रेस वाला जो केस, आप जरा सुनने की कोशिश करें कि वो सैटेलाइट के जरिए अफगानिस्तान से लोगों से राब्ते में थे। ठीक है, अब आपने चूंकि जाफर एक्सप्रेस की खुद ही बात कर ली है, तो अब ईद
का मौका है और लोगों ने ट्रैवल करना है पंजाब से, सारे पाकिस्तान से। अब जो ट्रेनों की सिक्योरिटी है उसके हवाले से आप लोगों की मिनिस्ट्री की क्या इकदाम है? देखिए, पहली बात तो ये है कि हम 5 स्पेशल ट्रेन चला रहे हैं, बल्कि 2 तो चल भी गई होंगी। तो अभी ये पहली दफ़ा हुआ है वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब के हुक्म पे हमने 5 स्पेशल ट्रेन चलाई हैं ताकि लोगों को आसानी हो। और दूसरा, हमने 20% डिस्काउंट दिया इकॉनमी के ऊपर ईद के 3 दिन जी, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन जो लोग सफ़र करेंगे। और ये 5 ट्रेन में से 4 पहले चलेंगी, 1 ट्रेन बाद में हम चलाएंगे। दूसरा, जो हमारा सस्पेंड था बलूचिस्तान का ऑपरेशन ट्रेन का, वो आज रिस्टोर हो गया। कल मैं गया था, मैंने कहा जी आज रिस्टोर हो जाएगा। हमने पेशावर से आज अमीर मुकाम साहब के कहा कि आप ओपनिंग करें, तो आज पेशावर से जाफर एक्सप्रेस कोयटा रवाना हो गई है और कल वहाँ से हमारे गवर्नर साहब जो है वो उसको सी ऑफ करेंगे, कल वहाँ से रवाना हो जाएगी। पहले वहाँ पे बुलान एक्सप्रेस चलती थी हफ्ते में 2 दिन। तो हमने दुश्मन को बताना है कि हम तुम्हारी वजह से बैकफुट पे नहीं जाएंगे, हम अब 7 दिन चलाने जा रहे हैं बुलान एक्सप्रेस। अच्छा, ठीक है। अच्छा, जहाँ तक सिक्योरिटी का मसला है वो हम यहाँ पे आपके सामने इसलिए नहीं बता सकते कि ताकि जो हमारा दुश्मन है उस स्ट्रेटेजी को समझ ना सके। हम फुल प्रूफ सिक्योरिटी दे रहे हैं अपने पैसेंजर्स को, फुल प्रूफ। और जहाँ तक आप ट्रेन की बात कर ही ली है, तो मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि मैंने आकर कोई ऐसा नारा नहीं लगाया लोगों की तरह कि मैं ये बनाने जा रहा हूँ, बुलेट ट्रेन बनाने जा रहा हूँ या मैं ML1 बनाने जा रहा हूँ। सर यही मैंने लिखा है कि ML1 पे तो सुई अटकी पड़ी है। मैं भी 20 साल से यही सुनता रहा, तो मैंने जब आके देखा तो वहाँ ML1 का वजूद तक नहीं है। ठीक है, अब आपके दौर में ML1 की तरफ ठीक है। मैं क्या करने जा रहा हूँ, पहले आप मेरी बात सुन लें। मैं करने ये जा रहा हूँ कि मैं जब से आया हूँ मैं ये वॉच कर रहा हूँ कि मेरी ट्रेन जो है टाइम पे पहुँचे, टाइम पे चले, टाइम पे पहुँच जाए, क्लीननेस हो, साफ सुथरा हो, स्टेशन अपलिफ्ट हो जाए। सिक्योरिटी के हवाले से वो मैयस मैं ले लूँ। दूसरा, आपके लिए बिजनेस लाउंज बना दूँ, वहाँ पे अपना अच्छे कोई ब्रांड्स वाले शॉप्स बन जाए, जैसे बाहर हम जाते हैं कॉफ़ी शॉप्स अच्छी हों। ठीक है, इस तरीके के हम उस तरफ जा रहे हैं और क्लीननेस की तरफ। और फ्रेट ट्रेन जो है उसको हम प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं। जैसे पैसेंजर ट्रेन का जो रेवेन्यू शायद आपके इल्म में नहीं है, 2023 में 39 बिलियन था, 2024 में 47 था, और अब मैंने जो टारगेट दिया 55 बिलियन है। लेकिन फ्रेट ट्रेन हमारी बहुत पीछे है। दुनिया में कार्गो से कमाया जाता है, पैसेंजर ट्रेन में सब्सिडाइज किया जाता है। हमारी कार्गो का, आपको मैं मजे की बात बताता हूँ, 3000 कंटेनर निकलता है डेली कराची पोर्ट से। तो हम रेलवे कितना उठाती होगी, अंदाजा लगाएं। 150, 150, कितनी बदकिस्मती है। ठीक है, हम वो उसको भी प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं। हम टर्मिनल नए बनाने जा रहे हैं पोर्ट के ऊपर। उसके बाद जैसे मैंने अभी आपको अर्ज किया कि हमारे पास रेलवे पुलिस नाम की चीज़ ही कोई नहीं थी, यानी बस जिसे कहते हैं ना पंजाबी में खानापुरी थी। लेकिन अब हमने IG साहब जो अपॉइंट किए वज़ीर आज़म साहब ने, उसने CTD पंजाब बनाया था, जिसका बार बार मैं जिक्र कर रहा हूँ। उसको मैंने फ्री हैंड दी है, मेरा कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा, कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं होगा। ठीक है, वैसे आप अभी ट्रेनों की हम बात कर रहे हैं और आप जैसे बोल रहे थे मेरे जहन में आया कि एक तो नून लीग है, नून लीग के मंसूबे जी, मेट्रो, बस, मोटरवे, बुलेट ट्रेन की तरफ कौन सी सदी में हम जाएंगे सर? देखिए, अगर मेरा ख्याल है आज कुछ रियलिस्टिकली स्पीकिंग अगर हम बात करें, हम जा सकते थे, लेकिन अभी दिल्ली दूरस्थ। अच्छा, अभी दिल्ली दूरस्थ। अभी ये जो हमारा सिस्टम है, देखे ना, लाहौर, आपको पता है कि जो रेलवे ट्रैक है, मैं गया हूँ अपनी इस ट्रेन पे, ग्रीन लाइन पे, 270 किलोमीटर का है। अगर बाया मोटरवे आप लाहौर जाएं, अगर यहाँ से जाएंगी और वहाँ पे आप जाना चाहती हैं, PC लाहौर में जाना चाहती हैं, या कैंटोनमेंट या कैवलरी ग्राउंड जाना चाहती हैं, तो आपको लगेंगे 450 किलोमीटर। ठीक है जी, यहाँ से 270 किलोमीटर में सिटी से आप दूसरे सिटी में जाते हैं। तो अगर हमारा ट्रैक, जिसको हम चेंज करना है, ट्रैक ने अपग्रेड होना है, ठीक है, अपग्रेड होना है। कोचेस मेरे पास आ गई हैं, 230 कोचेस का मैंने ऑर्डर दिया था। 46 कोचेस जो हैं वो पहले से पहुंची हुई हैं। उसका ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत मेरे खुद इंजीनियर कैरेज फैक्ट्री में बना रहे हैं 184। ठीक है, 184 या 186। ठीक है, ये 160 की स्पीड की है। 160 मेरा इतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी 320 किलोमीटर बन जाते हैं। बिल्कुल सही। 2 घंटे में आप लाहौर होंगे। 270 वाले। बस हम फिर दुआ करते हैं कि इस मंसूबे की तरफ भी हम जल्दी बढ़ें। और फाइनली अब्बासी साहब, ये मैं ज्यादती करूंगी हमारे सहाफती बिरादरी के साथ अगर मैं ये ना पूछूं कि सर पीका एक्ट दे नाल तुसी की करन लगे हो, सानू क्यों फड़ के तुसी जेलां विच पा रहे हो? अच्छा, मेरी बात सुने, किसी ऐसे जर्नलिस्ट को
किसी देखें आप ना मैं आपको एक मशवरा दूं, वो कल पिंडी में एक खातून, वो दुकानदार वाली कहानी आपके तक पहुंची होगी पीका के हवाले से। मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एक मशवरा दूं, वो तो छोटी मोटी लगी रहती हैं, मैं एक मशवरा दूं। देखें वायरल होना ना, फिर मैंने कहा कि ये आसान नहीं, म्यार नहीं है, ये म्यार नहीं है, इंसान की जिंदगी का म्यार नहीं है। ठीक है, लेकिन स्टेट्समैन वो है जो आने वाले वक्त का पता दे और थोड़ा सा बंदे को नहीं यार तू गलत कर रहा है, ये ठीक है। जिसने सच बोला ना, जर्नलिस्ट ने, जिस इंटेलेक्चुअल ने, जिस पॉलिटिशियन ने, जिस आम आदमी ने, उसको फिर इस पीका से कोई डर नहीं। तो वो नहीं डर रहे ना, यही है कि जो पकड़ा जाता है फिर सुने ना करें। अब देखिए ना, पूरे सोशल मीडिया के अंदर उठा के चीजें देखें, फेक वीडियोस, फेक अपना न्यूज की भरमार है। अब वो कौन चला रहा है, वो कौन कर रहा है, जो करेगा वो पकड़ में आएगा, इस पे कोई राइट नहीं है। फेक न्यूज़ पे आप कोई किसी को लेवरेज ना दें। जिसने झूठी लेकिन खबर नहीं फरहान दी, मलिक पिछले 25 सालों से सहाफत के शोबे से है, वो नाम उसका हम बाद में आए थे, वो तब से कर रहा था, तो वो प्रोफेशनल है। मैं फरहान मलिक की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो जनरल बात कर रहा हूँ कि जो झूठ पे मबनी चीज देखे ना, मैं भी उस फेक वीडियो की नजर हो सकता हूँ, कोई हो सकता है, मैं मेरे घर वाले हो सकते हैं, कोई लोगों के घर वाले हो सकते हैं, मैं आपकी मिसाल नहीं देता, ठीक है जी, मैं किसी और की मिसालें देता हूँ। मुझे ये बताएं कि क्या बीतती है उस फैमिली के ऊपर या क्या बीतेगी, और फिर अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया कि आप दूसरों के, मैं कहता हूँ अगर फर्ज किया सारी चीज हो भी, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि आप लोगों के ऐबों पे पर्दा डालें ताकि अल्लाह ताला आपके ऐबों पे पर्दा डाले रखे। ये बड़ा सुनहरी असूल है। मैं कहता हूँ आप ये भी ना करें, आप झूठ पे मबनी लोगों की जिंदगियों से खेल रहे हैं, लेकिन सर लोगों के मुस्तकबिल से खेल रहे हैं। मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि फरहान मलिक का केस इसलिए डिस्कस कर रही हूं कि आजकल वो अदालत फैसला कर लेगी, देखिए ना, हम भी अदालत फैसला कर लेगी। मुकदमा 4 माह से एफआईए ने कुछ और बनाया था और बाद में उन पे फ्रॉड का लगा दिया। नहीं बनाने चाहिए किसी के खिलाफ, बस ये सर मैं आपसे अब्बासी साहब से मैं कहता हूं किसी के खिलाफ गलत मुकदमात नहीं बनाने। मेरा बदतरीन दुश्मन भी होगा ना, उसके खिलाफ नहीं बना, वो खुद ही अंजाम को पहुंच जाएगा। जो आपके खिलाफ होगा, जो आपको जिच पहुंचाना चाहता होगा, अल्लाह ताला उसका बदला इसी दुनिया में लेता है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जनाब हनीफ अब्बासी साहब, नाजरीन हमारे साथ मौजूद की वजीर बराए रेलवे, और अपने मंसूबों के हवाले से भी बताया। सेफ्टी सिक्योरिटी इनका प्राइम कंसर्न है ईद पर, और जो लोग भी ईद से ट्रैवल कर रहे हैं अपना भी ख्याल रखिए, अपने आसपास की गिरदोनवा की एनवायरनमेंट पर भी जरा नजर दौड़ाइए, रखिए। और वो कहते हैं ना, अनअटेंडेड बैग कोई हो तो फौरन इंतजामिया पर जाकर उसका इंकिशाफ करें। और आज के इस सेगमेंट से मुझे दीजिए इजाजत, मुझे जाना है एक ब्रेक की तरफ, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपसे करते हैं दोबारा मुलाकात। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। द क्यूरियस केस ऑफ पीटीआई सीम्स टू हैव बिकम मोर क्यूरियस। पीटीआई के तेजी से तब्दील होने वाले अंदरूनी हालात को देखकर अंग्रेजी में अब यही तबसरा करना पड़ रहा है। इमरान खान से जेल में मुलाकात होने और ना होने की दोनों सूरतों में पीटीआई के अंदर और बाहर लड़ाई देखने में आ रही है। जैसा कि आज भी पीटीआई की मरकजी क़यादत इमरान खान से जेल में अदालती हुक्म के बावजूद नहीं मुलाकात कर सकी, जबकि 2 रोज़ कबल पार्टी सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब अडयाला जेल में बाबर अवान की मौजूदगी पर जेल अमले से लड़ते दिखाई दिए। इसी तरह कानूनी टीम से अलहदा किए जाने वाले पर फैसल चौधरी पीटीआई क़यादत को चैलेंज कर रहे हैं और अपना मामला खुद इमरान खान के सामने रखने का ऐलान कर दिया है। और रही सही कसर इस वक्त पूरी हो गई है कि जब शेर अफजल मरवत ने आज ये दावा कर दिया है कि अगले 2 माह के अंदर पीटीआई का वफाक और खैबर पख्तूनख्वा में फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है। आखिर पीटीआई में चल क्या रहा है, और इस हवाले से पीटीआई अब अगला लाहे अमल क्या अपनाती है। इमरान खान से जेल में मुलाकातों का एक मुअम्मा ऐसा बड़ा बन गया है कि वो हल नहीं हो पा रहा। इसके हवाले से पार्टी क्या फैसले करने जा रही है। हमारे साथ मौजूद हैं कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा उमर अयूब खान साहब। अस्सलाम वालेकुम उमर साहब। बहुत शुक्रिया उमर साहब। सबसे पहले तो आज आप अडयाला के बाहर मुलाकात के लिए मौजूद थे और हस्बे मामूल आप अंदर ना जा पाए, डिस्पाइट द फैक्ट कि हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि भाई 2 मुलाकातें हफ्ते में सियासी लीडरान के साथ वो कर सकते हैं और फिर बाहर आके वो प्रेस टॉक नहीं करेंगे या वो जो भी है, लेकिन मुलाकात ही नहीं हो पाई आज भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शफा साहिबा। अभी प्रोग्राम से पहले ये आपके नाजरीन के इंफॉर्मेशन के लिए, ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है और ये साइन शुदा है जी आपका चीफ जस्टिस, एक्टिंग चीफ जस्टिस और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब और जस्टिस मोहम्मद आजम खान साहब, इनका साइन करदा ये ऑर्डर है। इस पे पैरा 7 मैंने आपको पूरा पढ़ के सुनाया है, जिस पे वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि जो तरीक़ाकार होगा, जो फोकल पर्सनस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से होंगे, वो नाम आगे करेंगे। जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब उनको देंगे, वो नाम जो हैं वो जेल अथॉरिटीज़ को दिए जाएंगे। और जेल सुप्रिटेंडेंट जिसका नाम है अब्दुल गफूर अंजुम और सिप्तैन विर्क उसका डिप्टी सुप्रिटेंडेंट है,
अदालत में इन्होंने इस चीज की यकीन दहानी कराई और वादा किया कि हम लोग मुलाकात कराएंगे। अब सलमान अकरम राजा साहब ने आप लोगों के नाम दिए थे बतौर कोऑर्डिनेटर, क्योंकि ड्यूटी उनकी लगी है। बिल्कुल दिए थे, रिटर्न में है। सुपरिटेंडेंट को गए थे, नाम रिटर्न में गया था। और जो ये ऑर्डर है ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट पे अपलोडेड है। मैंने अपनी ट्वीट में भी लिखा हुआ है, ये अपलोडेड था, सुबह था। बिलखसूस वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के लिए आए हुए, वहाँ पे उनको लगाया गया है कि उनकी मुलाकातें और कोई चीज़ें नहीं करनी और एटसेट्रा एटसेट्रा। तो लिहाजा उसके ऑर्डर पे आज ये इस ऑर्डर की धज्जियाँ उड़ाई गई। अभी होना क्या चाहिए, मैंने अपनी ट्वीट में भी लिखा है कि पाकिस्तान के जुडिशल निज़ाम को, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हों चाहे वो हाई कोर्ट के हों, अपना ऑर्डर अडयाला जेल के ऊपर पाकिस्तान की अदलिया इन्फोर्स नहीं करा सकती तो जुडिशरी को पैकअप करके अपने इस्तीफे दे के घर चले जाना चाहिए। इस चीज में लगे हुए थे कि 6 लोग, शिबली फराज साहब, सेनेटर अलामा साहब, जनाब साहिबजादा हामिद रजा साहब, जुनेद अकबर खान साहब, आजम खान स्वाति साहब और उमर अयूब, इन लोगों को हमने जेल में मुलाकात करने देनी है या नहीं करने देनी, इनकी मीटिंग्स होती रही हैं। मुल्क का कोई वो नहीं। और कल रात में बलूचिस्तान में जो इश्यूज बने हुए थे, बलूचिस्तान की मेजर रोड्स बंद थी। कल इंटेलिजेंस, मतलब मैं बार कह रहा हूं, इंटेलिजेंस फेलियर, और उसका खमियाजा या उसकी कीमत कौन अदा कर रहा है? हमारे नौजवान सिपाही और हमारे नौजवान अफसरान। आपके मीडिया के लोगों को उठा रहे हैं, आपकी कॉन्वर्सेशंस वो टेप कर रहे हैं, आपके पीछे पड़े हुए हैं, हमारे पीछे पड़े हुए हैं। मुल्क की उनको परवाह नहीं। 550 अरब रुपए का पेट्रोलियम प्रोडक्ट यहाँ पे मतलब स्मगल होता है बरसता ईरान और पाकिस्तान का बॉर्डर। यहाँ पे आपकी नॉन कस्टम पेड गाड़ियां करोड़ों रुपए की जाती हैं। बॉर्डर खुलता है तकरीबन 2 घंटे के लिए, उसमें जितनी मर्जी गाड़ियां अफगानिस्तान से आर पार आप कर ले। अच्छा, अब उमर अयूब साहब, ये जो केस का फैसला हुआ, ये बेसिकली तौहीन अदालत ही की पिटीशन थी जिसपे कि ये सारी कार्रवाई हुई और फिर ये फैसला आया। अब इसके ऊपर अगली एक तौहीन अदालत की पिटीशन होगी, क्या होगा इसके अंदर? आप ये देखें जनाब कि आपके पास पिटिशंस, ये आपके पास 29 पिटिशंस है। आपने वकालत माशाल्लाह की, आप खुद ये देख लें। ये आपके पास 29 पिटिशंस को इस 3 मेंबर बेंच ने इकट्ठा करके सुना के इसमें मेरी 3 पिटिशंस है, मतलब मुलाकात की और कंटेम्प्ट की, पर उस पर कोई सुनवाई नहीं, कोई नहीं। इसको आप फाड़ के इस ऑर्डर को, इसकी हैसियत क्या है कि कल शाम को हम लोग इसमें पकौड़े खाएं या समोसे खाएं, इसकी ये हैसियत है इस ऑर्डर की। अभी ये एक्टिंग चीफ जस्टिस साहब या अदलिया या चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उनको चाहिए कि इस शख्स को अब्दुल गफूर अंजम सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल और सप्तान विर्क डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट को सामने अदालत में खड़ा करें और उनको कहें कि बेल्ट उतारो और इनको हथकड़ियां लगा के इनको कहें तुम तो अंदर जाओ, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तुमने की है, तब इनके दिमाग ठीक होंगे। ओवरऑल मुल्क में नजर आ रहा है और एक कियोस्क फिर पार्टी के अंदर भी नजर आ रहा है उमर साहब कि मुलाकातों के हवाले से जब कल हमने बात की, फैसल चौधरी को हमने शो पे लिया और उनके हवाले से खबर चल रही थी कि शायद खान साहब ने उनको अपनी लीगल टीम से निकाल लिया। फिर उन्होंने कहा मैं लीगल टीम का हिस्सा था ही नहीं, मैं तो इमरान खान का सिर्फ वकील था और मैं उन्हीं के केसेस देख रहा हूँ। तो वो लीगल टीम में थे नहीं थे, ये क्या है उनका? ठीक है जी, मैं जब से मैंने सेक्रेटरी जनरल रिजाइन किया और उसकी बुनियादी वजह मैंने खान साहब से रिक्वेस्ट की थी, पहले भी मेरा पहला था इमीडिएटली आफ्टर इलेक्शन मैं करूँगा, पर हालात वाक़यात ऐसे थे कि उसको आगे मैंने डिले किया। बिल आखिर मेरे ऊपर इतने केसेस थे कि मैंने रिज़ाइन किया, क्योंकि हर जगह मुझे पहुंचना पड़ता है और मैं जस्टिस नहीं कर रहा था पार्टी पोजीशन के साथ। उसके बाद पार्टी अफेयर्स के अंदर जो ऑफिशियल पार्टी टाइटल्स होते हैं या पोजीशंस होती हैं उस पर मेरा वो कोई नहीं होता। वो बखूबी सलमान अकरम राजा साहब सेक्रेटरी जनरल इस वक्त हैं और बैरिस्टर गौर साहब उसको देख रहे हैं। पार्टी स्ट्रक्चर हमारा अल्हम्दुलिल्लाह इंटैक्ट है। ना कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में फॉरवर्ड ब्लॉक का कोई सोच सकता है या किसी ने किया तो वो फिर ऑन हिज ओन या ऑन हर ओन होगा, उसकी कोई हैसियत नहीं होगी। जिन लोगों ने किया उन्होंने अपना सियासी जो आप समझें कि करियर है वो हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। जिन लोगों ने पहले भी किया था उनका आप हाल देख लें इलेक्शन में क्या हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इस वक्त ट्रस्ट डेफिसिट है एक दूसरे पर, या एक कहता है भाई ये उनका बंदा है, वो कहता है यार ये उनका लगता है, ये बाहर नहीं निकलता, हम तो बहुत बंदे लेके आए। इस किस्म की बातें जो होने लग गई, क्या इसलिए है कि बहुत ज़्यादा पेनिट्रेशन हो गई है पीटीआई के अंदर दूसरी साइड से, या जेन्युइनली एक ट्रस्ट डेफिसिट है? ना, ये कोई मारूसी सियासत वाली पार्टी नहीं है। यहाँ पे हर एक शख्स का एक्सेस, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब बाहर थे, उनका एक्सेस था। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हमेशा
अपने लोगों के साथ, ग्राउंड के वर्कर्स के साथ उनका इन टच था। मैंने खुद, मुझे अच्छी तरह याद है, हम लोग 2022 में ये बाई इलेक्शन अनाउंस हो गए थे, मैं उनके साथ बैठा हुआ था, कंप्यूटर पे नाम एडिशनल सेक्रेटरी जनरल था उस वक्त, मैं एंट्री कर रहा था, तो एक साहब आए और उनका नॉर्थ वजीरिस्तान में वो उन्होंने कहा जी कि उस शख्स का मतलब उसको टिकट मिलना चाहिए और उसका घर उधर है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा नहीं, मैं उसके घर गया हूँ, मैंने रात गुजारी है, उसका घर पाट के उस तरफ है। मतलब उनको अपने जो वर्कर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, इस हद तक उनको मालूम है। लेकिन जब आपके कानों में भी जाहिर है ये बातें तो पहुंचती होंगी कि भाई उसकी उससे लड़ाई हो गई, उसकी उससे फड्डा हो गया, उसने टीवी पे उसके बारे में बात कर दी, ये चीज़ कंट्रोल नहीं हो सकती? देखिए जी, आपका कंट्रोल, ये कोई फैशिस्ट पार्टी नहीं है, ये कोई यूनिट नहीं है कि जी आप मतलब अंदर रह के तो एक आप उस पर करें। हाँ, जब एक डिसीजन वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कर देते हैं तो कर देते हैं। हम सारी दुनिया कहती है जी फौज बड़ी मुनज़्ज़म मतलब वो है, बॉडी है, इदारा है। वहाँ पे भी जब कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होती है, वहाँ पे भी आपस में तू तकरार, बातचीत एट्सेट्रा एट्सेट्रा वो चलती है, पर एक बार ऑर्डर आ जाता है फिर सारे फॉलो करते हैं। हमारा भी यही है, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का ऑर्डर आ गया, दैट्स इट, फिर हम लोग फॉलो करते हैं। लीडर का ऑर्डर आ गया, एक कंसेंसस डेवलप हो गया, दैट्स इट, फिर कोई मतलब वो नहीं है। उससे पहले मेरा अपना एक व्यू पॉइंट हो सकता है, XYZ का कोई अपना, और हम लोग खुल के बात करते हैं, हम लोग सारे इक्वल हैं, कोई इसमें नहीं है। अच्छा, अब इसमें उमर अयूब साहब फिर एक मसला जो आ रहा है वो ये है कि उस शख्स तक आप लोगों की रसाई नहीं हो रही और आप लोगों को मुलाकातें नहीं करनी दी जा रही। अब ये पता नहीं चल रहा कि इमरान खान साहब अंदर से ऑर्डर क्या देते हैं या किस हवाले से क्या बात कर रहे हैं। नहीं, वकला उनके मिल रहे हैं, उनकी हमशरगान उनसे मिल रही हैं, उनके जो उनकी मिसेज हैं बुशरा बीबी साहिबा, उनकी साहबजादियाँ उनसे मिल रही हैं, और मैसेजेस एक्सेट्रा वो चीज़ें तो आ जाती हैं, इंस्ट्रक्शंस आ जाते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को ये करते हैं कि उनको इखबार न देनी, ये छोटी छोटी, लेकिन रिश्तेदारों को तो डायरेक्शन उन्होंने अपने नहीं ना देनी, पार्टी को देनी है। मिल जाती है हमें, वो सलमान साहब से मिल जाती है, सलमान साहब से मिल जाती है। पर मसला ये ना शिफा साहिबा कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जब नाम देते हैं कि जी फलाने 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 लोग आके मुझसे मिले, उनको डाइवर्स ओपिनियन चाहिए, उनको एक ओपिनियन नहीं चाहिए। वो हमेशा ही करते हैं, हर एक की बात सुनना चाहते हैं, हर एक की बात सुनना चाहते हैं। ठीक है, तो अब आप लोग ईद के हवाले से, ईद के बाद के हवाले से जो आप लोगों की प्लानिंग है, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन है या ग्रैंड अपोजिशन अलायंस है या दोनों हैं, क्या है? देखिए जी, हमारा तो यही है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन ने पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से और उसके सरबराह खान चकज़ई साहब, उसके प्लेटफॉर्म से ही हम लोग इंशाल्लाह करेंगे अपनी मूवमेंट्स, अपनी जो भी हमारी कारकर्दगी है उसका बाकायदा प्लान जो है वो खुद जो उनके स्पोक्समैन हैं साहबजादा हामिद रज़ा साहब, वो इंशाल्लाह और अखुनज़ादा हुसैन साहब वो रिले करेंगे और उसके मुताबिक हम लोग। लेकिन मौलाना साहब अभी ऑन बोर्ड तो नहीं आए? नहीं, हमेशा से मैं कहता रहा हूँ जी, 1 साल पहले हमारी खलीज इतनी दूर थी, काफ़ी नज़दीक आए हुए, काफ़ी कम हो गई है उनके। लेकिन PTI के हवाले से थोड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो कि उन्होंने आप लोगों को दिए हुए हैं। हमारे भी होंगे, उनके भी होंगे। सियासी पार्टियां हमने कंटेस्ट की इलेक्शन जो है बहुत कंटेंचुअस चीज़ होती है। हम लोग कहते हैं जी डेमोक्रेसीज में ये होना, बाइडेन और उसका देखे ना हाल ट्रंप का, उन्होंने एक दूसरे का जो हाल किया वो हमें नजर आया। लेकिन फिर इधर एक और इंटरेस्टिंग सिचुएशन बनती है उमर साहब कि एक तरफ मौलाना साहब अभी ऑन बोर्ड आप लोगों के साथ नहीं आए और दूसरी तरफ बिलावल साहब आप लोगों को एंगेज करने की बातें कर रहे हैं कि मैं भाई हुकूमत और अपोजिशन जमात यानी कि सबसे बड़ी जो जमात है PTI उसके दरमियान सालसी कराने की कोशिश कर सकता हूँ, ये मैं ऑफर देता हूँ ताकि दहशतगर्दी के ऊपर हम मसाइल हल कर सकें। तो ये कोई कैच-22 की सिचुएशन लगती है आपको? बिलावल भुट्टो का अपना वो होगा, उसने क्या करना, मतलब हमें मालूम है कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत या इस फॉर्म 47 की हुकूमत, जब इनसे नेगोशिएशंस हमारी शुरू हुई और इनको हमने कहा कि हमारी मीटिंग वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से होनी चाहिए कि हम लोग अनमॉनिटर्ड इन्वायरमेंट में हमारी होनी चाहिए। आपके पास ऑर्डर नहीं है, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बैठा है, फलाना बैठा है, फलाने सारी तोपें जो हैं उधर बैठी हैं और आप कहते हैं जी हमारी स्पेस जो है वो इतनी लिमिटेड है, वो फिर बस करो, अपना पखंड ख़त्म करो। अच्छा, फिर हमारे साथ हनीफ अब्बासी साहब थे प्रोग्राम में, उनसे जब मैंने ये बिलावल साहब का सवाल किया ना तो उन्होंने भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। उन्होंने कहा कि हमें पता है कि PTI ने नहीं आना, अगले इजलास में भी नहीं आना और उन्होंने हमारे साथ इंगेज नहीं करना, हमें पहले से पता है। तो आप लोगों के हवाले से स्ट्रैटेजी बहुत हद तक प्रिडिक्ट कर लेती है गवर्नमेंट? उनके वज़रा जो हैं उनके पास कोई मैंडेट नहीं है, वो ये पूछें कि जी उन्होंने सुबह सहरी में क्या खाना है, उनके पास ये अथॉरिटी नहीं है। उनके पास ये अथॉरिटी नहीं है कि अपनी मिनिस्ट्री में वो कुछ कर सकें। आपको मैंने आपके शो में भी बताया था, सर्च कर लें कि एक न्यूज़ आइटम निकला कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम ने और इन्होंने इजाज़त लेनी है SIFC से। हम भी फेडरल मिनिस्टर रह चुके हैं, आपके पास गवर्नमेंट की बॉडी होती है ECC,
काबीना से पहले आप ईसीसी से पहले आप डिसीजन लेते हैं, काबीना उसको रेटिफाई करती है। यहां पे एसआईएफसी कौन सा इदारा है? एसआईएफसी का आइन और कानून में नाम किधर है? वो तो जेली सा इदारा है। उसके बारे में मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं कि एसआईएफसी बनी कैसे, उसकी तनख्वाहें कितनी हैं, उनके अफसरान कौन हैं, उनकी लिस्ट, और हमें बताया जाए कि आपने बहुत बड़ा ये एक पखंड अजदहा बनाया हुआ है, एक पाइथन स्नेक बनाया हुआ है, और उसका आउटपुट क्या है? उसने कौन से इदारे, मतलब पाकिस्तान में कौन सी इन्वेस्टमेंट आई है पिछले 2 सालों में? आपका प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट शिफा साहिबा दिसंबर 2024 से लेके अभी तक 1500 अरब रुपए नीचे गया है। प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट का मतलब यह है कि कारोबार ने जो कर्जे लिए थे वो वापस कर दिए, वो कारोबार चल ही नहीं रहा, खत्म हो गया। आपका नेगेटिव 75% ड्रॉप हुआ है कर्जों का निजी शोबों में। आपका लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग नेगेटिव -2% से वो सुकड़ गई है। अभी ये कह रहे हैं जी जीडीपी 1.7 से बढ़ी है। सबसे बोगस और फिक्टिशियस ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने ये स्टैटिस्टिक दी है। किस चीज में बढ़ी है? माल मवेशी। कोई इनके बंदे जाके बकरियां गिनते रहे, कोई इनके बंदे जाके कोई भेड़ बकरियां, मतलब जाके ये कुर्बानी ईद से पहले इन्होंने बकरियां गिनी है कि जी पिछले साल पाकिस्तान में इतनी बकरियां थी, उनके बच्चे हुए हैं, अभी ये बकरियां इतनी हो गई हैं। व्हाट गिव्स, व्हाट नॉनसेंस। बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे ऑपोजिशन लीडर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौमी असेंबली में उमर अयूब खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, और उमर अयूब साहब ने बहुत वो अपने साथ जजमेंट भी लेकर आए हुए थे, और उन्होंने सवाल उठा दिया है कि क्या पाकिस्तान में आईन, कानून और अदलिया का किसी किस्म का कोई निज़ाम मौजूद है या नहीं, और अगर अदलिया अपने फैसले भी इंप्लीमेंट नहीं करा सकती तो फिर अदलिया को पैकअप करके घर चले जाना चाहिए। इसी के साथ नाजरीन आज के प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए, हमें और पाकिस्तान को दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।